उस दिन हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक्स देख ली थी। हमने ये देखा था कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में क्या इश्यूज आए जिसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर हमने नेशनल इंटीग्रेशन की मीनिंग और उसको इंट्रोडक्शन देखा। फिर हमने देखा कि डेवलपिंग स्टेट्स जो डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं वो क्या काम करती हैं कि एक नेशनल कोहेजन क्रिएट होती है, लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी में फ़ख्र महसूस करते हैं। उसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल सिस्टम है वो एक मेल्टिंग पॉट के तौर पर एक्ट करता है। उसके अंदर तमाम आइडेंटिटीज़ उसके अंदर मर्ज हो जाती हैं और वो मेल्टिंग पॉट तमाम आइडेंटिटीज़ को एक ही तरीके से डील करता है। मतलब उनका जो सोशल सिस्टम होगा, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हर लिहाज से तमाम जो है ना आपकी एथनिसिटीज़, उनको वो इक्वली डील करता है। अब उस इक्वली डील करने की वजह से रिजल्ट क्या निकलता है कि तमाम लोग उस सोसाइटी का एज अ होल मेंबर बनना पसंद करते हैं। वो तमाम लोग अपने आप को उस स्टेट का बंदा शो करने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रखें। हाँ, वो सेपरेट ग्रुप्स के अपने अपने एथनिक ग्रुप्स के साथ वो अटैच्ड होते ज़रूर हैं, लेकिन वो उसकी उन ग्रुप्स की वजह से अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ना ही उसके ऊपर कोई इस तरह का इशू होता है। अब ये तीन चीज़ें तो हमने उस दिन देख ली थी। अब 8:05 हो गए, जिन जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी को प्रेफर नहीं किया जाता। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करना इज कंसिडर्ड टू बी हेल ऑफ अ टास्क। क्या वजह क्या है, बेसिक रीजन क्या है? बेसिकली डेवलप्ड नेशंस के से हटकर, स्टेबल डेमोक्रेसी से हटकर, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अनस्टेबल डेमोक्रेसीज हैं डेवलपिंग वर्ल्ड्स की, वहां पे नेशनल इंटीग्रेशन और एथनिक आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ मुतजाद समझी जाती है। यहां पे यह समझा जाता है कि आपकी एसोसिएशन एंड लॉयल्टी विद अ एथनिक ग्रुप will always pose a threat to national integration. मतलब if you are sincere, if you are loyal to your ethnicity, your ethnic group, तो basically you're preferring that ethnic group over your nationality. यहाँ पे ये तस्वर किया जाता है, एक माइंडसेट इस तरह का है। इसी वजह से जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं वही मोस्टली डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस हैं। जैसे साउथ एशिया की हमारे ये तमाम ममालिक हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत से सिवियर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन आप इंडिया में देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात भी होते हैं। आप रवांडा में देख सकते हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा आपको ये कॉमन नज़र आएगा। यहाँ पे इन सोसाइटीज़ में हम लोग रेस के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। तो बेसिकली फिर होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जो इनेट प्रॉब्लम है ना इन सोसाइटीज की, इन स्टेट्स की, वो है इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है। एथनिसिटी की बेस पे हम पोलराइज्ड हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है, हमें कोई ऐसे इवेंट्स, कोई ऐसी इंसेंटिव्स नहीं मिलते कि हम सोसाइटी में इकट्ठे रहें। इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं। इंस्टीट्यूशंस किसी एक खास एथनिक ग्रुप को या किसी एक खास रिलीजियस ग्रुप को, किसी एक खास कल्चरल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे ओवर अनदर ग्रुप। इवन हमारी सोसाइटी में अगर हम ग्रास रूट लेवल की मिसाल लें तो हम तो कास्ट को भी प्रेफर करते हैं। इफ आई एम हाशमी, मैं कोई ऑफिस होल्डर हूं और मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैं ऑफर कर सकता हूं, तो कोई हाशमी आएगा तो मैं उसे ज्यादा प्रेफर करूंगा। कोई राजपूत है उसको राजपूत प्रेफर करेगा, जो कोई और है। हम यहां तक
انسٹیٹیوشنز میں اس حد تک ہماری ویکنیس پائی جاتی ہے. وی ڈونٹ سی کریڈیبلٹی, وی ڈونٹ سی میرٹ, وی ڈونٹ سی پروموشنز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ہم لوگ افیلیشنز دیکھتے ہیں جس وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوشنز ویک ہیں. تو ہم اگر ڈیولپنگ نیشنز کی پرابلمز دیکھیں تو کیا ہے, انٹرنلی اسٹرینتھ نہیں ہے, ایتھنیسٹی کے بیس پہ ہم لوگ پولرائزڈ ہیں, سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے ڈفرینٹ ایشوز میں, چاہے وہ سیکٹس کا ایشو ہو جائے, چاہے وہ کاسٹ کا ایشو ہو جائے, چاہے وہ ریلیجن کا ایشو ہو جائے, کسی چیز کا بھی ہم لوگ اس پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. اور ہمارے انسٹیٹیوشنز ہمیں بجائے اس کے کہ وہ یکجا کریں, تمام لوگوں کا کمبینیشن ہمیں انسٹیٹیوشنز میں نظر آئے, ہمیں وہاں پہ بھی نظر آتی ہیں, فیورٹزم نظر آتا ہے, نیپوٹزم نظر آتا ہے, ریڈ ٹیپزم, یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. یہاں پر ہماری جو سوسائٹی ہیں ڈیولپنگ نیشنز کی ڈیولپڈ نیشن سے اس طرح مختلف ہیں کہ یہاں پہ سوشل اور پولیٹیکل آرگنائزیشنز اس طرح کی نہیں بنائی جاتی کہ جہاں پہ تمام لوگوں کو سوشلائز کیا جائے, جہاں پہ تمام لوگوں کی جو لائلٹیز ہیں ان کو ٹورڈ اسٹیٹ سنڈیکیٹ کیا جائے. پھر ہوتا کیا ہے, اگر کسی ایک ایتھنک گروپ کو فیور دیا جا رہا ہے, اگر کسی ایک ریلیجیس گروپ کو, کسی ایک سیکٹ کو, کسی ایک کاسٹ کو فیور دی جا رہی ہے, تو جو باقی کی کاسٹ, سیکٹ, ریلیجن وہ ہوں گے, وہ اس کو اسٹیٹ کی اس پالیسی کو اپنے لیے کانفلکٹ تصور کریں گے. وہ پھر ہوگا کیا کہ اسٹیٹ کی کسی قسم اس میں مسٹرسٹ کریٹ ہو جائے گا. دیکھیں جی, اسٹیٹ اس چیز کو پریفر, آج بلوچستان کے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں دیٹ پنجابیز آر پریفرڈ اوور دا سپیریئر پوسٹس. اسی طرح سندھ میں بھی سوچا جاتا ہے پنجابیوں کو, میرا ایک دوست تھا وہ کہتا تھا پنجابی سامراج, مطلب ہمارا آپس میں آبویسلی مذاق ہوتا تھا لیکن وہ اس طرح کہا کرتا تھا مجھے. تو ہوتا بیسیکلی کیا ہے, ان کی لڑائی پنجابیوں سے نہیں ہوتی, چونکہ پنجابیوں کو پریفرنس دی جا رہی ہوتی ہے, چونکہ پنجابی زیادہ مقدار میں انہیں نظر آتے ہیں ترقی کرتے ہوئے, اس لیے وہ جو اسٹیٹ کا غصہ ہے, obviously اسٹیٹ اٹ سیلف تو کوئی چیز نہیں ہے نا, بندوں سے مل کر ہی, تو میجورٹی جب وہاں پہ پنجابی ہوں گے تو ان کی طرف ان کا غصہ نکلتا ہے. تو یہ جو اینیموسٹی ہوتی ہے ٹورڈ اسٹیٹ, ناٹ ٹورڈز پیپل, ناٹ اٹ از ناٹ انٹرپرسنل, ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ہوتی, یہ اسٹیٹ کی طرف ہوتی ہے. پھر اس کی کسی قسم کی پالیسیز بھی جو ہوتی ہیں نا, ان کو اینٹی ایتھنک پرسیو کیا جاتا ہے, ان کو یہ سمجھا جاتا ہے جی یہ ہمیں سائیڈ لائن لگانے کے لیے یہ پالیسی اپنائی جا رہی, چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے آپ اس پالیسی کا حصہ بن کر اس کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں, اپنی ایتھنیسٹی کو اوپر لا سکتے ہیں, لیکن اس مسٹرسٹ کی وجہ سے آپ بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے اسٹیٹ کوئی سوسائٹی میں ربط کریٹ کرنے میں, کوہین کریٹ کرنے میں, نیشنل انٹیگریشن اچیو کرنے میں فیل ہو جاتی ہے. ڈیولپنگ اسٹیٹس کی یہ پرابلم ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جو لوگ لیٹ آئے ہیں وہ شروع سے سن سکتے ہیں, میں نے پچھلا جو ہم نے 2-3 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے ان کو میں نے بریفلی ایکسپریس کیا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے کہ ایک میسج کر دیجئے پلیز, سوری کمنٹ کر دیجئے. ٹھیک ہو گیا. اور جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ اسٹریم شیئر کر دیجئے پلیز, شکریہ ہوگا آپ کا. آؤٹ آف 69 پیپل جسٹ 2 لوگوں نے کہا جی سمجھ آ گئی ہے, باقی نیپال کے جنگلوں میں فوت ہو گئے ہیں. کمنٹ کرتے رہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہو, آپ لوگ یہاں پہ موجود ہو, آپ لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہو. جب کمنٹ نہیں آتے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید ٹلے پڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, کچھ اس طرح کا سینیریو ہے. تو مینٹلی تیار رہا کریں. اچھا, جب نیشنل انٹیگریشن اچیو نہیں ہوتا, ہم یہ پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اسپیسیفکلی نہیں پڑھ رہے, ہم لوگ جنرلی پڑھ رہے ہیں. جب نیشنل انٹیگریشن اچیو کرنی ہوتی ہے, آپ کلچرل فریگمنٹیشن کو جب روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جب آپ سینٹریفیوگل ٹینڈنسیز, سینٹریفیوج وہ ایک لیبارٹری پہ اگر آپ جائیں نا تو وہاں پہ ایک مشین ہوتی ہے, اس میں, یا یہ میں آپ کو سینٹریفیوج کی مثال دیتا ہوں, میرا ہیڈ فون نہ ٹوٹ جائے. یہ میں اس کو پکڑ کے گھما رہا ہوں اس وائر کو, ٹھیک ہے,
इसको अगर मैं किसी मुकाम पर भी छोड़ूंगा ना तो ये सेंटर से दूर चली जाएगी, इधर चली गई, ठीक है, अभी मेरे मुंह पे भी लग सकती थी, ये सेंटर से दूर चलेगी। अब इसके अंदर ये सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है, यानी कि सेंटर से दूर जाने की ताकत। आम अल्फाज में अगर हम समझाने की कोशिश करें, इंजीनियरिंग की टर्म से हट कर अगर हम बात करें, तो ये जो सेंटर, जब तक सेंटर के साथ अटैच्ड है तब तक ठीक है, जैसे ही सेंटर छोड़ेगा, ढीला पड़ेगा, ये सेंटर से दूर चली जाएंगी। इन टेंडेंसीज को अवॉइड करने के लिए, कल्चर्स को टूटने से बचाने के लिए, जो पॉली एथनिक स्टेट्स होती हैं वो 3 किस्म की पॉलिसीज अपनाती हैं, और ये 3 किस्म की पॉलिसीज ही उन स्टेट्स की नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगी कि वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब सबसे पहली पॉलिसी है एसिमिलेशन पॉलिसी। एसिमिलेशन पॉलिसी क्या होती है? ये सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर ये मॉडल बेस कर रहा होता है। कोशिश की जाती है कि जो डिस्टिंक्टिव कल्चर्स हैं उनको एक नेशनल कल्चर प्रोवाइड किया जाए थ्रू द पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। इस काम के लिए आप क्या करते हो? आप कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाते हो, आप कॉमन रिलीजन इंट्रोड्यूस करवाओगे, आप कल्चरल नॉर्म्स कॉमन इंट्रोड्यूस करवाओगे, कॉमन फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस करवा दोगे, कॉमन सिंबल्स, कॉमन वैल्यूज, इस तरह की चीजें जो सारे लोग अडॉप्ट करें इन ऑर्डर टू क्रिएट एसिमिलेशन। अब होता क्या है, अगर तो ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एसिमिलेशन की जाए, लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, लोगों को अट्रैक्ट किया जाए स्टेट पॉलिसीज की तरफ, तो उसमें क्या होता है सोशलाइजेशन के थ्रू, यानी कि आप अगले की मर्जी के मुताबिक देख रहे हो, तो वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने सोशल एट्रीब्यूट्स, जो उनके एथनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको रिलिंग्विश कर देते हैं, और डोमिनेंट ग्रुप को, जिसने एसिमिलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई होती है, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब आप सोशलाइजेशन के थ्रू ये काम करते हो। जब आप इंपोज करते हो तब ये रिपल्सिव होता है। एसिमिलेशन पॉलिसी, जहां तक एलीट्स है ना, आपकी स्टेट के जो एलीट्स हैं, जिनकी इंटरेस्ट्स होती हैं, जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट होती हैं, उन तक तो ये बड़ी एल्यूरिंग है, उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव है, उनके लिए बड़ी अच्छी पॉलिसी है। लेकिन जो छोटे लेवल पे एथनिसिटीज हैं उनके लिए शायद ये उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। फिर वो क्या होता है, कुछ एथनिसिटीज विलिंगली एसिमिलेट हो जाती हैं डोमिनेंट कल्चर के अंदर, लेकिन जब स्टेट बाय फोर्स इंपोज करने की कोशिश करती है तो कुछ एथनिक ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो रिबेल कर जाते हैं, जो अथॉरिटीज के अगेंस्ट चले जाते हैं। अगर हम इसकी मिसाल लें तो हमें पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट नजर आती है 1971 में। हुआ क्या, एक नेशनल लैंग्वेज आउट ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स, एक फैक्टर ये था, एक नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई और वो इंपोज की गई तमाम एथनिक ग्रुप्स के ऊपर, जिसको के जो थे ना बंगालीज, चूंकि वो उर्दू उनको आती नहीं थी, उनकी वहां पे मेजॉरिटी बल्कि माइनॉरिटी भी नहीं बोलती थी, उधर बोली ही बंगाली जाती थी, तो अगर 2 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन उनके ऊपर इंपोज की गई तो उन्होंने इसको चैलेंज किया और वहां पे बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई, और बहुत सारी अदर रीजंस में जो ईस्ट पाकिस्तान के डिसमेंबरमेंट की रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन ये भी है कि हमने फोर्सफुली एसिमिलेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो गया। ये एसिमिलेशन पॉलिसी। इसके बाद है एक्सक्लूजनरी पॉलिसी। एक्सक्लूजनरी पॉलिसी में क्या करते हो, आप बेसिकली एथनिक माइनॉरिटीज जो होती हैं उनके साथ यू मिनिमाइज योर कॉन्टैक्ट्स। स्टेट अपना कॉन्टैक्ट एथनिसिटीज के साथ मिनिमाइज कर देती है, स्टेट उनको मेजॉरिटी के हथों जलील होने पे छोड़ देती है। ये एक मॉडल है डिफरेंशियलिस्ट मॉडल। उसमें क्या कहते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स को इस तरह मैनेज किया जाता है, एथनिक माइनॉरिटीज को एलिमिनेट करके, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे उनको एलिमिनेट कर दो या उनको डिस्पर्स कर दो। उनको एक जगह पे 5000 एक ही एथनिसिटी के बंदे रह रहे हैं, उन 5000 बंदों को 50 डिफरेंट लोकेशंस पे आप सेटल डाउन करवा दो, उनकी वो एथनिक आइडेंटिटी 2 3 4 6 जनरेशंस में गायब हो जाएगी। ये एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है, स्टेट माइनॉरिटी से अपना हाथ उठा लेती है। पाकिस्तान में जो कादियानी है, नॉन मुस्लिम्स, उनके साथ एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है।
इंडिया में मुसलमानों के साथ अब आप जो मोस्ट रिसेंटली देख रहे हो, दैट इज एक्सक्लूजनरी पॉलिसी। इजराइल में पैलेस्टीनियंस के साथ दैट इज एक्सक्लूजनरी पॉलिसी। इसी तरह अगर आप वो 1994 की हिस्ट्री में चले जाएं, रवांडा में एक फिजिकल जेनोसाइड हुआ था, वहां पे सेग्रीगेशन, डिफरेंशिएशन और इम्बैलेंस क्रिएट किया गया था। 1990 से लेकर 1994 तक तकरीबन 8 लाख लोग मर गए वहां पे। वो थी क्या बेसिकली कि आपस में लड़ते हैं, बस लड़ने दो, माइनॉरिटीज की सपोर्ट करने ना जाओ। स्टेट वहां पे अपनी पॉलिसीज को पीछे कर लेती है, स्टेट अपनी प्रोटेक्शन उठा लेती है, जिससे आप माइनॉरिटीज को खत्म कर देते हो। अब एक अफ्रीकन अमेरिकन एक जो था चल रहा, यूएसए की सेग्रीगेशन पॉलिसी अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट जो थी, नीग्रोज के अगेंस्ट, वो काफी अरसा तक चलती रही। बहुत आज भी, कुछ अर्सा पहले आपने वो देखा होगा, वहां पे एक वो अभी भी फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ है, पुलिस द पुलिस। पुलिस को भी पोलिसिंग की जरूरत है। उसमें वो अक्सर दिखाते हैं कि वो किस तरह जो ये जो ब्लैक्स एंड नीग्रोज हैं उनके साथ वो किस तरह डील करते हैं। एक ही सेम एक्ट ऑफ लॉलेसनेस और वैसा ही एक्ट अगर किसी वाइट ने कमिट किया तो उसको वो कैसे डील कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्सक्लूजनरी पॉलिसी की मिसालें हैं। इससे आप अगर छोटे लेवल पर कोई माइनॉरिटीज हो, उनको उनका बेड़ा गर्क तो कर सकते हो, उनका कला कमा कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपकी स्टेट वाइज तो वो माइनॉरिटी हो सकती है, लेकिन अपने रीजन के मुताबिक वो मेजॉरिटी है, जैसे कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो वहां पे आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है। ये अभी जब ट्रंप आया था, उसने जो नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, मुसलमानों को कुछ ममालिक पे पाबंदी लगा दी, फिर हम वॉल बनाएंगे टुवर्ड्स मैक्सिको, ये सारी क्या थी, एक्सक्लूजनरी पॉलिसी की मिसालें हैं। ये भी अपनाई जाती है नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने के लिए, और ये भी क्या है, इसके भी बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस हैं। पॉजिटिविटी इसमें कम है, नेगेटिविटी ज्यादा है। ये दो पॉलिसीज आपको समझ आ गई तो मुझे बता दें प्लीज, मैं अम्मी का मैसेज सुन लूं। एक एक कमेंट कर दें, मैं देखूंगा जरा कि कितने कोई ये लेक्चर कहां तक शेयर हुआ है। तो आप लोग बेफैज़ ही, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 70 लोग देख रहे हो और 70 से ज्यादा शेयरिंग हो रही हो, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं है। देखा वैसे ही है, 20 शेयर्स। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई है, चलें गुड हो गया। आगे चलते हैं। अब आती है प्लूरलिस्ट पॉलिसी। आज का जो पॉलीएथनिक स्टेट्स हैं, जहां पे जो स्पेशली डेवलपिंग नेशंस जहां पे हैं, वहां पे हमें काफी जगहों पर असिमिलेशन पॉलिसी या एक्सक्लूजनरी पॉलिसी प्रैक्टिस होती हुई नजर आ रही है। बट स्टिल प्लूरलिज्म एग्जिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे कहीं छोटे लेवल पर है, चाहे कहीं बड़े लेवल पर है, इट स्टिल एग्जिस्ट्स। एक प्लूरल सोसाइटी कहा किसे जाता है, अ सोशल ऑर्डर consisting of institutionally segmented cultural groups, institutionally segmented, institutions की बेस पर वो segmented होते हैं, living side by side yet without mingling in one unit. उसमें होता क्या है, one cultural section monopolizes the power, controls the state apparatus and is dominate over other groups. प्लूरलिज्म उसी वक्त पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के तौर पर एक्सेप्टेबल होता है, एप्लीकेबल होता है, जहां पे स्टेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
वहां पे होता क्या है, स्टेट की जितनी प्रैक्टिसेस हैं मोर और लेस उनकी कोशिश ये होती है कि जितने भी हमारे मेन एथनिक ग्रुप्स हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, उनकी कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को अकोमोडेट किया जाए, उनको इकट्ठे बिठाया जाए। प्लूरलिस्ट पॉलिसी के अंदर प्रेफरेंशियल प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, प्रेफरेंस दी जाएगी फलाने को, प्रेफरेंस दी जाएगी फलाने को, जॉब मार्केट में दिए जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। फिर इलेक्टोरल मैकेनिज्म जो होता है वो एक एग्रीड, म्यूचुअली एग्रीड इलेक्टोरल मैकेनिज्म होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। फिर वहां पे होता क्या है, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को सोसाइटी के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एक एक बंदे की इंपॉर्टेंस समझी जाती है। जो मल्टी एथनिक कल्चर्स है ना, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज जो हैं, वो इसी प्लूरलिस्ट पॉलिसी को अपनाते हुए मजीद बीच में चीजें ऐड अप करके कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग अपनाएं। इसी की जो एडवांस फॉर्म है उसको कंसोसिएशनलिज्म कहते हैं, कंसोसिएशनल अप्रोच उसको बोलते हैं। एक मैं यहां पे एक नाम लिखता हूं, LIJPHART, लिचफॉर्ट या लिफॉर्ट इसको प्रोनाउंस किया जाता है। उसने 1977 में एक ये मॉडल दिया था और उसने इसमें कहा क्या था, उसने कहा था कि 4 फीचर्स, मेजर फीचर्स होंगे इस तरह की अप्रोच में किसी भी गवर्नमेंट को मेजर एथनिक ग्रुप्स को इंटीग्रेट करने के लिए। क्या? गवर्नमेंट बाय ग्रैंड कोलेशन, किसी एक एथनिक ग्रुप की गवर्नमेंट नहीं होगी, कोलेशन के साथ गवर्नमेंट बनेगी। म्यूचुअल वीटो और कंकरेंट मेजॉरिटी रूल, सबके पास वीटो के इख्तियार होंगे या कंकरेंट मेजॉरिटी के रूल के अकॉर्डिंगली आप लॉज पास करोगे। फिर डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो हैं, जहां पे आपकी मिलिट्री आ गई, जहां पे आपकी ब्यूरोक्रेसी आ गई, जहां पे आपकी जुडिशरी आ गई, जहां पे आपका एग्जीक्यूटिव आ गया, ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं। यहां पे रिक्रूटमेंट जो होगी उसमें प्रोपोर्शनैलिटी दी जाएगी, तमाम एथनिसिटीज को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। पब्लिक सर्विसेज में प्रोपोर्शनैलिटी रखी जाएगी, पब्लिक फंड्स की एलोकेशन में प्रोपोर्शनैलिटी रखी जाएगी। 3 फीचर। और चौथा फीचर क्या था? अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर ईच सेगमेंट टू रन इट्स ओन इंटरनल अफेयर्स, कि उनके अपने जाती मामलात को डील करने के लिए हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी उनको दे दिया जाए, अपनी मर्जी से जो दिल करता है करो। आज तक द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ achieving national integration is this consociational approach within the ambit of pluralist policy. ये नेशनल इंटीग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया, अचीव कैसे की जाती है और उसके लिए मेथोडोलॉजीज कौन सी अपनाई जाती हैं।